बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आज एक बड़ी डिटेल प्रेस ब्रीफिंग आई ISPR की जानिब से। पाक फ़ौज के जो शोबा ताल्लुकात आमा है वहाँ से आज 10 साल कारकर्दगी पाकिस्तान की फ़ौज की और रियासत पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से जो चैलेंजेस थे उनके ऊपर एक ब्रीफिंग थी और बड़ी डिटेल ब्रीफिंग थी। इसके 6 अहम तरीन नुकात थे। 6 मैं उन 6 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा, लेकिन पहले ये देख लें कि वो कौन कौन से हिस्से हैं जिन पे आज बात हुई है। एक तो पाकिस्तान पे बात हुई है, पाकिस्तान के इंटरनल मामला, सिक्योरिटी के मामला, इन चीज़ों पे। दूसरा, भारत पे बात हुई है। और तीसरी बात हुई है जो अंदरूनी सियासी हालात हैं उनको भी डिस्कस किया गया है, और वो इसलिए करने पड़े कि वो बार बार इंटरफेरेंस आ रही है। मैं आपको मुख्तलिफ चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में 3 हुकूमतों के साथ काम किया है पाकिस्तान की फ़ौज ने गुज़िश्ता 10 सालों में। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, एक PMLN के साथ और एक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ। 3 जर्नैल इस दौरान में काम करते रहे हैं। जनरल अशफाक परवेज़ कियानी, और उनके बाद जनरल राहील शरीफ, और अब जनरल कमर जावेद बाजवा। ये 3 जनरल्स हैं, 3 हुकूमतें रही हैं और 10 साल गुजर गए हैं। इस 10 साल की कारकर्दगी के ऊपर बात कर रहे थे। ये 10 साल बहुत मुश्किल थे, इसमें बहुत सारी नाकामियां हैं, बहुत सारी कामयाबियां हैं, मगर मजमूई तौर पे पाकिस्तान की जीत हुई है इन 10 सालों में। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा, और जीत का ये सिलसिला अभी पाकिस्तान का जारी है। जो अहम तरीन पॉइंट्स इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे वो मैं आपके सामने एक एक करके रखता हूं। जो पहला नुकता उन्होंने बताया वो ये बताया कि बतौर फौज ये एक मुश्किल तरीन वक्त था पाकिस्तान के लिए। इसमें जो मशरकी सरहदें हैं वहाँ पे भारत, जबकि जो मगरबी सरहदें हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान और ईरान की जानिब से दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ रही थी। अब पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में दहशतगर्दी हो रही थी, कबायली इलाकों में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में, हर तरफ दहशतगर्दी का एक बाजार गर्म था और शहरियों को, इलाकों को, पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, सबको निशाना बनाया जा रहा था। और ये सूरत किसी भी महदूद वसाइल रखने वाली फोर्स के लिए एक इंतहाई दुश्वार सूरत थी। और इस बात से लगता था कि बाई डिज़ाइन पाकिस्तान को घेरा डाला गया। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान को एक घेरा पड़ा हुआ था। एक तरफ से भारत लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर लगातार सूरत ख़राब, एक तरफ जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है लगातार सूरत ख़राब, और एक तरफ ईरान की जानिब से भी ऐसे लोग आ और जा रहे थे जिस तरफ से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो रही थी। कुलभूषण यादव, आपको याद होगा, वो यही रूट इस्तेमाल करता रहा है। उज़ैर बलोच ने भी इसी को इस्तेमाल किया था। बहुत सारे एलिमेंट्स ईरान के साथ अपने आप को जोड़ रहे थे। तो एक ऐसा घेरा पाकिस्तान को डाला गया था कि जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल था। लेकिन अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान ना सिर्फ इसमें से निकला है बल्कि अभी तक पाकिस्तान कायम है। दूसरा जो अहम नुकता इसमें बताया गया, इस लड़ाई में पाकिस्तान का नुकसान कितना हुआ। पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। गो कि ये मामला पिछले 20 साल से चल रहा है, लगातार 20 साल से पाकिस्तान नुकसान उठा रहा है। लेकिन ये जो 10 साल थे इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तान की जो टोटल कुर्बानियां हैं वो 83,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी पाकिस्तान ने दी है। 83,000, 83,000 जानों की कुर्बानी दी है। ये सुनने में आपको शायद वैसा ना लगे, लेकिन अगर आप गिनने बैठें तो आपको घंटों लग जाएंगे, और अगर आप नाम लेने बैठें तो आपको दिन लग जाएं। बड़े प्यारे जवान, ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, वो हमने कुर्बान कर दिए इस जंग में। लेकिन ये कुर्बानी ज़ाया नहीं गई, ये सबसे बड़ी बात है। 126 अरब डॉलर का पाकिस्तान का माशी नुकसान हुआ है। सियाहत तबाह हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए, कारोबार तबाह हो गए, टैक्स कलेक्शन आप नहीं कर पा रहे थे, आगे बढ़ने के मौके ज़ाया हो रहे थे। बहुत सारा जो उन इलाकों के अंदर बिजनेस था लोगों का वो भी बर्बाद हो गया, और हुकूमत जो है वो बहुत कुछ ऐसा तरक्याती मंसूबों की सूरत में कर सकती थी जो नहीं हो पाया। तो 126 अरब डॉलर्स का कम से कम पाकिस्तान का जो मईशत का नुकसान हुआ वो ये था। और पाकिस्तान को साथ ही साथ प्रोपेगेंडा के जरिए से बदनाम भी किया गया। यानी एक तरफ तो पाकिस्तान को घेरा डाला गया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया, पाकिस्तान कुर्बानियां दे रहा था, पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार था, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान को दहशतगर्द भी कहा जा रहा था। दहशतगर्दी का शिकार एक बड़ा मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिया जा रहा था। जो फोर्सेस दहशतगर्दी से लड़ रही थी
उन फोर्सेस के ऊपर दहशतगर्दी का ठप्पा लगाया जा रहा था। ये भी साथ साथ हो रहा था और पाकिस्तान को बदनाम किया गया, इसके बावजूद कि हमारी कुर्बानियां बहुत बड़ी थी। तीसरा जो अहम नुक्ता उन्होंने बताया अपनी इस प्रेस ब्रीफिंग में, वो ये बताया कि पाकिस्तान को कामयाबियां क्या मिली और ये कामयाबियां पाकिस्तान ने कैसे हासिल की। कामयाबियों की लिस्ट बड़ी पाकिस्तान की तवील है। मुख्तसरन मैं आपको बताता हूं कि DGISPR ने आज कौन सी चीजें आपके सामने रखी हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने दहशतगर्दी पे मुकम्मल काबू पाया है और दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के जिन के ऊपर जैसे इसको काबू किया है, जैसे इस अफरियत पे काबू पाया है, वैसे कोई नहीं कर सका। लिहाजा पाकिस्तान इसमें कामयाब हुआ है। सिर्फ रद्दुल फसाद में, मैं एक ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, राय रास्त की, राय नजात की और दीगर ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा। सिर्फ रद्दुल फसाद ऑपरेशन के अंदर 3,71,000 खुफिया इंटेलिजेंस ऑपरेशन पाकिस्तान की फोर्सेस ने किए हैं। 3,71,000 खुफिया इंटेलिजेंस ऑपरेशन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने किए हैं और जो असला और बारूद बरामद किया उसमें 72,000 से ज्यादा असलहे का ढेर था जो पकड़ा है, बरामद किया है, और 50 लाख से ज्यादा एमुनिशंस यानी गोलियां, गोला बारूद, इस तरह की चीजें जो हैं वो 50 लाख से ज्यादा, कितनी तबाही फैलाई जा सकती थी। और जो बारूद बरामद किया है वो है 450 टन। 450 टन बारूद पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के कब्जे से बरामद किया है। और यह बारूद इसलिए लाया जाता था कि पाकिस्तान के अंदर धमाके किए जाएं, पाकिस्तान के शहरियों को नुकसान पहुंचाया जाए। तो यह पाकिस्तान ने काबू किया है। जिन कबायली इलाकों पे सिर्फ पाकिस्तान की अमलदारी, पाकिस्तान के कानून की अमलदारी या पाकिस्तान का रियासत का कंट्रोल 37% इलाकों पर रह गया था, बाकी जो इलाके हैं 63% वो पाकिस्तान के कानून से बाहर चले गए थे। वहां पे TTP और दीगर जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उन्होंने कब्जा कर लिया था। वहां पाकिस्तानी नहीं जा सकते थे, रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि अब वहां पे कानून की मुकम्मल रिट है। यह है 10 साल की कहानी। 37% इलाकों पे पाकिस्तान का कंट्रोल था, लेकिन अब 100% इलाकों में पाकिस्तान के कानून की रिट वहां मौजूद है। खुदकुश हमलों और दहशतगर्दी के वाकयात का मवाजना अगर गुज़िश्ता 10 साल से किया जाए तो आज ये बहुत हद तक कंट्रोल हो चुके हैं। 2013 में सालाना 90 हमले हो रहे थे दहशतगर्दी के और अब 13 के करीब इनकी तादाद पहुंच चुकी है। खुदकुश हमलों में पाकिस्तान में 97% यानी 97% कमी आ गई है। और कराची की अगर आप बात करें तो 2014 का एक डाटा है जो DGISPR ने बताया, उसमें यह बताया कि कराची जो क्राइम इंडेक्स है पूरी दुनिया का, बड़े बड़े मुल्कों का, कराची बहुत बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान का माशी हब है, दुनिया के 12वें बड़े शहरों में से एक है। तो 2014 में जो क्राइम इंडेक्स था उसमें दुनिया में 6ठे नंबर पे था, यानी सिर्फ 5 दुनिया में ऐसे मजीद शहर थे जिनमें जुर्म की शरह कराची से ज्यादा थी। 6ठा सबसे ज्यादा जराइम पेशा शहर जो था वो कराची था 2014 में। और मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन हुआ। राहील शरीफ साहब ने उसमें बड़ा काम किया, बाद में मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बड़ा काम किया, बाजवा साहब ने। और फिर अब ये सूरत हाल है कि कराची 130वें नंबर पे आ गया है, 103 नंबर पे कराची आ गया है, यानी ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। 6ठे नंबर से 133वें नंबर पे आए ना, यानी 102 ऐसे मुल्क मजीद शहर हैं जो कराची से ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल का शिकार हैं। पहले 5 थे, अब 102 ऐसे शहर हैं जो कराची से ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल का शिकार हैं, यानी कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हुआ है। कराची में जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उनमें 95% कमी हुई है, टारगेट किलिंग में 98% कमी हुई है, भत्ताखोरी में 99% कमी हुई है, इगवा बराए तावान में 98% कमी हुई है। जबकि इस बीच में पाकिस्तान ने 10 साल में जो ऑपरेशन किए हैं, गुज़िश्ता 10-20 साल में 18,000 से ज्यादा दहशतगर्दों को हलाक किया है और बहुत सारे गिरफ्तार भी किए हैं। तो ये एक ज़बरदस्त कामयाबियां हैं पाकिस्तान की। कामयाबियों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन मैंने आपको सीधा सीधा चीज़ें बताई ताकि आपको आइडिया हो कि पाकिस्तान ने कामयाबियां कितनी हासिल की हैं। पहले मैंने आपको बताया कि नाकामियां और पाकिस्तान के जो नुकसानात हैं वो क्या हैं। अब मैंने आपको बताया कि कामयाबियां क्या हैं और ये DGISPR की ब्रीफिंग के जरिए से है। नंबर 4 उन्होंने बताया कि भारत का किरदार क्या रहा। भारत ने इस दौरान में इंतहाई मनफी किरदार अदा किया है, खासतौर पर गुज़िश्ता 10-15 साल के अंदर। कश्मीर में उन्होंने बदतरीन मुहासरा किया, बहुत बुरा मुहासरा किया, यानी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती गुज़िश्ता 1.5 साल से। वहां पे कवानीन तब्दील कर दिए, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। गुज़िश्ता 10 साल में हर साल ज्यादा खिलाफ वर्जियां हो रही हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की।
पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात भारत ने करवाए हैं और पाकिस्तान ने एक डोजियर पूरी दुनिया के सामने रखा जिसमें साबित किया कि भारत ने जमात उल अहरार को और टीटीपी को फंडिंग की। भारत ने किस किस जगह कौन कौन सा पाकिस्तान में अटैक करवाया, भारत किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, ये सारी इंफॉर्मेशन रियासत पाकिस्तान ने दुनिया को दी है, सलामती कौंसिल को दी है, यानी अक़वाम मुत्तहिदा में दी है, दुनिया के मुख्तलिफ बड़े बड़े इदारों को दी है और हर प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान इसको उठा रहा है और पाकिस्तान इसको उठाता रहेगा। लेकिन लकीली हुआ क्या, भारत पिछले 15 साल से पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहा था कि ये दहशतगर्दी को फैलाते हैं, ये दहशतगर्दी करते हैं, एक्चुअली वो 6 चीज़ों में काम कर रहा था। 6 चीज़ों में, उनमें एक तो दहशतगर्दी है, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा था। 2 मईशत, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर अटैक कर रहा था। जहां पाकिस्तान माशी तौर पे बेहतर होने लगे वहां पे पाकिस्तान को वो हिट करता था, चाहे पाकिस्तान के अंदर चाहे पाकिस्तान के बाहर। डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर भी वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा था, सफारती। नंबर 4, वो अफरा तफरी फैला रहा था पाकिस्तान में, हालात को खराब करना चाहता था और पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आने देना चाह रहा था। और इसमें उसने इन्वेस्ट किया है, इसमें उसने काम किया है। कश्मीर का आप सब जानते हैं, हम उस पर वीलॉग भी कर चुके हैं कि इसको भारत ने बहुत टारगेट किया और बड़ा जुल्म किया है। समाजी मसाइल, अच्छा समाजी मसाइल में यह है कि भारत ने, जो DGISPR ने बताया उसके मुताबिक, यहां अकलियतों, खवातीन और बच्चों पे बहुत जुल्म होता है पाकिस्तान में, यह प्रोपेगेंडा किया। हालांकि जो अकलियतें भारत चली गई थी, कुछ लोग गए थे और वो फ़ौरन वापस आए, उन्होंने कहा जी भारत में तो हाल ही कोई नहीं है, वहाँ तो आप रह ही नहीं सकते। जो वहाँ पे जुल्म होता है अकलियतों के ऊपर, जो वहाँ पे छोटी जात के हिंदुओं के साथ होता है, जो वहाँ पर मुसलमानों के साथ होता है, जो वहाँ पर ईसाइयों के साथ होता है। मैंने आपको बता दिया कि कितनी हज़ारों मस्जिदों के साथ कितना जुल्म हुआ है, मुसलमानों का कितना बड़ा जो है वहाँ कत्लेआम हुआ है भारत में, और बार बार हुआ है, 2020 में भी हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भारत बेनकाब होता है, इसके बजाय उसने ज़्यादातर एलिगेशन पाकिस्तान पर लगाए और पाकिस्तान के खिलाफ उसने NGOs को इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के खिलाफ वो श्रीवास्तव ग्रुप को इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि कुदरत ने मार मारी और पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया था इस बारे में। लेकिन यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब, उसकी रिपोर्ट आ गई और इस रिपोर्ट ने बताया कि श्रीवास्तव ग्रुप के जरिए से भारत पिछले 15 साल से पाकिस्तान के खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा कर रहा है। उसमें वो ANI को भी इस्तेमाल कर रहा है, इसमें वो एशियन न्यूज़ जो एजेंसी है उसको भी इस्तेमाल कर रहा है, उसमें वो अपने मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस को इस्तेमाल कर रहा है, उसमें वो अपने फेक मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है, उसमें अपनी फेक और रियल NGOs हर चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है। और पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सतह पर एहतजाज करवाना हो या प्रोपेगेंडा करना हो, इसके पीछे भारत मुलव्वस है। और आज तक दुनिया की तारीख में प्रोपेगेंडा की सबसे बड़ी मुनज़्ज़म साजिश यही थी जो भारत कर रहा था। पकड़ी गई, यूरोपीय यूनियन ने पकड़ी और पकड़ने के बाद भारत को बेनकाब किया। तो पाकिस्तान का डोजियर भी है और यूरोपीय यूनियन ने ही ये मामला खोला है, तो भारत बेनकाब तो ज़रूर हुआ है। लेकिन इसका ये एलिमेंट हमें नहीं भूलना चाहिए कि गुज़िश्ता 10-15 सालों में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कुछ किया। ना सिर्फ सरहदों पे, बल्कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने की हर कोशिश की। और बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर से ऐसे गद्दार जो हैं, वो ऐसे लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाके छुप के बैठे हुए हैं, उन्होंने भारत का साथ दिया और इन्होंने मिलजुल कर पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा महाज खड़ा किया। तो उस वक्त जब पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग लड़ रहा था, जब पाकिस्तान दहशतगर्दों का सफाया कर रहा था, तो भारत ये कर रहा था। तो उसका किरदार भी आज DGISPR ने बताया। 5वां बड़ा अहम नुकता, ये 5वां और 6वां बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरे लिए तो बहुत अहम है, मैं इसमें पहले भी काम कर चुका हूं। कबायली इलाकों की तरक्की और बॉर्डर फेंस का किरदार, ये अब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की बात हो रही है। इसमें उन्होंने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके जहां पे अब मुकम्मल तौर पे कानून की अमलदारी है, पूरा कंट्रोल हो चुका है, बलूचिस्तान में अभी नहीं हुआ, बहुत बड़ा सूबा है, 40% हिस्सा है पाकिस्तान का, तो वहाँ पे अब ऑपरेशन तेज़ किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 2 सालों से वहाँ तवज्जो दी गई है और आने वाले दिनों में वहाँ पे भी अमन व अमान के लिए पूरा जोर लगाया जाएगा और इसी तरह से कानून की अमलदारी बलूचिस्तान में भी होगी जैसे खैबर पख्तूनख्वा में है। अब जो 31 अरब रुपए से 883 तरक्याती कामों का आगाज़ किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों में जहां ऑपरेशन हो रहे थे। वहां तालीम के 268 मनसूबे हैं, सेहत के 70 मनसूबे हैं, आबपाशी के 30 मनसूबे हैं, जबकि ज़राए आमदरफ्त के और कम्युनिकेशन के ये दूसरे मनसूबों पर भी काम होगा। बलूचिस्तान क्योंकि यहाँ पर CPEC जाना है, इस वक्त यहाँ के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन हालात को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन हो रहे हैं। तो इस बलूचिस्तान में 601 अरब रुपए से 199 तरक्याती मनसूबों का आगाज़ किया जाएगा।
आबादी क्योंकि कम है तो सेहत के 10 मनसूबे हैं, तालीम के 18 बड़े मनसूबे हैं, ज़राअत के 20 मनसूबे हैं, ट्रांसपोर्ट के 42 मनसूबे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा FC जो है उसको 2 हिस्सों में बना दिया गया है। यानी पहले एक FC थी, अब 2 FCs हैं, जो एक एरिया को कंट्रोल करती है, दूसरे एरिया को कंट्रोल करती है। तो अब इनके बीच में कंपटीशन भी होगा और ये ज़्यादा बेहतर काम करके तादाद भी बढ़ाई जा रही है। और साथ ही साथ CPAC के लिए भी एक अथॉरिटी बनाई गई है जो उसकी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी लेगी पाक फ़ौज के ज़ेरे निगरानी। और इस तरह से बलूचिस्तान के अंदर हालात बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। बाढ़ लगने के फ़ायदे, ये जो बाढ़ लगाएगी, मैंने इस पर एक वीडियो की थी, अभी आज बताया उन्होंने, DGISPR ने, कि इसका बड़ा हिस्सा मुकम्मल हो चुका है, 85% तकरीबन 83%। ईरान वाली साइड पे कुछ रह गई है, अफगानिस्तान वाली साइड पे तकरीबन मुकम्मल है, और कुछ अभी मुकम्मल हो जाएगी, कुछ बाद में मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन ये तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और उसका पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचना भी शुरू हो गया है। यहाँ पे 18 बहुत बड़े बड़े बाजार बनाए जाएंगे, मैंने आपको पहले बताया था। तो वो उसका बजट भी गवर्नमेंट जारी कर रही है। वो हुकूमत पाकिस्तान का एक मनसूबा है जिस पे काम किया जा रहा है। कबायली इलाकों में बॉर्डर के साथ साथ बाजार बनाए जाएंगे ताकि वहाँ पे चीज़ें आएँ और ख़रीदो फरोख्त के अंदर वहाँ के नौजवान अपना रोज़गार कमाएँ। अब ये जो फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ है बाढ़ लगने का, सिर्फ अभी पूरी नहीं लगी, अभी कुछ जगह बचती हैं, लेकिन इसके बावजूद 6 महीने के अंदर पाकिस्तान ने जो पैसा कमाया, वो जो रेवेन्यू पाकिस्तान पहले कमाता था उससे 48 अरब रुपए ज़्यादा है 6 महीने में। 48 अरब रुपए यानी 8 अरब रुपए पर महीना, फी महीना पाकिस्तान 8 अरब रुपए का रेवेन्यू कमा रहा है, ये पाक अफगान बॉर्डर से। और अभी पाकिस्तान ने पूरी तरह से इसको कंट्रोल नहीं किया। तो आने वाले दिनों में जब पूरा कंट्रोल होगा, हालात ज़्यादा बेहतर होंगे, तो ये सैकड़ों अरब पाकिस्तान हर साल यहाँ से कमाएगा। एक बहुत बड़ी अमाउंट है, और जब यहाँ से तजारत होगी तो और ज़्यादा पैसा पाकिस्तान कमाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन इस पर उन्होंने ये कहा, क्योंकि PDM वाले और PTM वाले, यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसके मौलाना फजलुर रहमान साहब सरबराही कर रहे हैं, जबकि PTM जो वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, ये बार बार कहते हैं कि हम इसको बाढ़ को उखाड़ फेंकेंगे, फौजियों को इससे बांध के घसीटेंगे। तो इस किस्म की ये बातें करते हैं। तो इस पर अब ये क्योंकि एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ौज का कारनामा है ये बाढ़ लगाना, और वो उस बारे में बड़े हसास हैं, तो उन्होंने कहा कि फ़ौज का सख्त रद्द-ए-अमल है इस सवाल के जवाब में। DGISPR ने कहा किसी की कोई मजाल नहीं है कि इसको उखाड़ सके, इसको तो नहीं उखाड़ दे देंगे, हमने जान की कुर्बानियाँ देकर इसको लगाया है और इससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचेगा। ये रियासत पाकिस्तान का मनसूबा था, फ़ौज ने इसको मुकम्मल किया है। बहरहाल इसको उखाड़ने के जो अपोजिशन के दावे थे, उनको शट अप कॉल मिली है पाक फ़ौज की जानिब से। छठा और सियासी पहलू इसका जो है, छठा पॉइंट, इसमें उन्होंने PDM को जो है वो शट अप कॉल दी है। एक तरह से जवाब तो नहीं दिया, उनके उठाए हुए इल्ज़ामात का जवाब देने से गुरेज करते उन्होंने कहा जी हमारा ये काम ही नहीं है, हम सियासत में बात ही नहीं करेंगे, हम सियासत में बोलेंगे ही नहीं, हम किसी बात का जवाब देना ही नहीं चाहते, हम अपने आप को एंगेज करना ही नहीं चाहते। जब सवाल पूछा गया कि कोई बैकडोर राब्ता हो रहा है, उन्होंने कहा कोई राब्ता नहीं हो रहा बैकडोर, ये हमारा काम ही नहीं है, हम क्यों करें बैकडोर राब्ता। धांधली के ऊपर सवाल हुआ कि आप सेलेक्टर्स हैं, तो उन्होंने कहा जी हम सेलेक्टर्स हैं, अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप ये देखें कि हमें उस दौर की हुकूमत ने कहा कि इलेक्शन करवाएं, हम हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर इलेक्शन में अपना रोल अदा करने के लिए आए। अगर किसी को लगता है कि हमने धांधली की है तो कानूनी फोरम्स मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, वहाँ पर आप जाइए, जाकर साबित कीजिए और इंसाफ ले लीजिए। ठीक बात की उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि इल्ज़ाम ना लगाएं, हमें मलाइन ना करें, हमें सियासत के अंदर ना घसीटें, हमारे जवान का, हमारे फौजी का मोराल बहुत बुलंद है, तो उसके अंदर आप सियासत में उसको घसीटें मत, हमें ज़बरदस्ती इसके अंदर शामिल ना करें, हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते, हमारा इस सियासत से और आप लोगों का इन मामलों से लेना देना कुछ नहीं है। इस पर उनको ये पूछा गया कि इमरान खान साहब ने तो ये कहा कि फ़ौज में तशवीश है, उन्होंने कहा जी इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा मोराल बुलंद है तो तशवीश नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज में ये तशवीश और बेचैनी है कि उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा ना सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज का, फ़ौजी जवानों का मोराल बुलंद है, बल्कि जो शोहदा हैं उनके लवाहिकीन का मोराल भी बहुत बुलंद है। साथ ही साथ जो है वो एक सवाल पूछा गया कि लॉन्ग मार्च को मौलाना फजलुर रहमान साहब GHQ में लाना चाहते हैं, रावलपिंडी आना चाहते हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल वो आएँ, हमें वजह तो कोई समझ नहीं आती कि हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं। अब वजह तो वही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब फ़ौज से कहते हैं कि इमरान खान को निकालो, वो नहीं निकालते तो उनको फ़ौज पे गुस्सा चढ़ता है। नवाज शरीफ साहब फ़ौज को कहते हैं कि मुझे बचाओ, वो नहीं बचाते तो उनको फ़ौज पे गुस्सा चढ़ता है। तो ये वो वजह है कि फ़ौज को वो घसीटना चाह रहे हैं सियासत में। फ़ौज कहती है जान छोड़ो, अपने काम खुद ही निपटाओ, जाके आप जाने और आपके काम जाने, हमें बीच में मत घसीटो, ये फ़ौज उनको कहती है।
लेकिन वो फौज को बीच में घसीटना चाहते हैं। अब वो जो फौज को घसीट रहे हैं और फौज के ऊपर दबाव डालने के लिए जीएचक्यू आने का कह रहे हैं, तो इसके जवाब में डीजीआईएसपीआर ने बड़े साफ 2-3 जुमले बोले। क्योंकि मुझे उनके पिंडी आने की कोई वजह समझ नहीं आती। हम उनको फिर भी अगर वो आते हैं तो आ जाएं, चाय पानी पिलाएंगे और उनको लुक आफ्टर करेंगे। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? मेरे ख्याल में बेहतरीन शटअप कॉल है। इससे ज़्यादा उनको कुछ कहना भी नहीं चाहिए। पॉलिटिकल मामलात से अपने आप को जितना दूर रखेंगे और इन सवालों का जवाब देने से जितना गुरेज करेंगे उतना ही बेहतर होगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।